नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में एक खबर निकल के आई पंजाब से कि अब 3 महीने तक कोई नए लाइसेंस नहीं बनेंगे तथा सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों की नुमाइश करना जो है प्रतिबंधित होगा। साथ में इसको अपराध घोषित कर दिया गया है और गन कल्चर को, बंदूक संस्कृति को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। और उनका कहना है ऐसा इसलिए किया गया कि विगत दिनों में पंजाब में कुछ बड़े हत्याकांड हुए, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और एक मिड्डू खेड़ा हत्याकांड और अभी हाल ही में सुधीर सूरी हत्याकांड। इस तरह की कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार गंभीर हुई और इन लोगों ने जो है गन कल्चर को बैन कर दिया। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि ज़्यादातर घटनाओं में अवैध हथियारों का और अवैध असलहों का इस्तेमाल हुआ है। इन घटनाओं का लाइसेंस धारकों से क्या संबंध है? दोस्तों, शासनादेश में लिखा हुआ है सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल प्रतिबंधित है। अब आप उस प्रदर्शन को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? कोई आदमी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई भी व्यक्ति जो अपना हथियार लेकर के जा रहा है, तो वो उसको प्रदर्शन आप किस तरीके से माना जाएगा? वो तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि के लिए जो है अपना हथियार कैरी कर रहा है। अगर किसी को जान माल का खतरा है तभी वो कोई बंदूक या राइफल कैरी कर रहा है, कोई शौकिया तौर पर कोई हथियार नहीं कैरी करता। और दूसरी बात, जो पिस्तौल रिवॉल्वर वाले हैं, छोटे हथियार वाले हैं, वो तो अपना हथियार होलिस्टर में कैरी कर लेंगे या जो है कपड़ों के नीचे रख के ले जाएंगे लाइसेंस धारक। लेकिन जो बंदूक और राइफल वाले हैं या पंप एक्शन वाले हैं, वो कैसे उसको छुपा करके लेके जाएंगे या कवर में रख के लेके जाएंगे? मान लीजिए चलिए वो लाइसेंस धारक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कवर के अंदर अपना हथियार लेकर के जा रहा है। अगर बाई चांस उस पर कोई हमला हुआ या कुछ ऐसी कोई अनहोनी घटना की आशंका हुई, जितनी देर में वो कवर से अपना हथियार निकालेगा इतनी देर में वो मारा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की शासनादेश देने से पहले, इस तरह की बयानबाजी से पहले सरकारों को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उसका व्यवहारिक जीवन में क्या असर होगा। और दूसरी बात, गन कल्चर वाले जो गाने हैं उसमें कुछ गाने वास्तव में ऐसे हैं जो अपराधियों का, गैंगस्टरों का महिमा मंडन करते हैं। इस तरीके के गाने, इस तरह का जो वेब सीरीज हैं या इस तरह की जो भी सिनेमा से संबंधित चीज़ें हैं, उन पर एक विचार होना चाहिए, उन पर एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि भाई इस तरह की जो चीज़ है जो युवा पीढ़ी को अपराध की तरफ प्रेरित करती है, उन पर वास्तव में प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं कहीं ऐसी वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, कहीं इस तरह की नेटफ्लिक्स पर, अमेजोन प्राइम पर वेब सीरीज हैं जो युवाओं को अपराध की तरफ प्रेरित करती हैं। गैंगस्टरों का और अपराधियों का महिमा मंडन उनमें ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया गया है। ये वास्तव में दोस्तों गलत है। तो इस तरीके की गाने और पिक्चरों को प्रतिबंधित करने का काम सरकार का सराहनीय भी है। और वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि सरकारों को कभी भी कोई भी बड़ी घटना देश प्रदेश में हो, उसमें ज़्यादातर उपयोग अवैध असलहों का होता है। लाइसेंस धारकों पर इसका दंड क्यों मिलता है, मेरा ये प्रश्न है। और आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए इसकी रोकथाम कैसे हो, क्योंकि एक लाइसेंस धारक व्यक्ति अपने लाइसेंस बनाने में जितना परिश्रम, जितनी मेहनत और जितनी भागदौड़ी करता है, इतनी शायद ही किसी सरकारी कार्य में होती होगी, तो क्यों अपना लाइसेंस खतरे में लाएगा? तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि शस्त्र लाइसेंस हासिल करना आज के समय में भारत में सरकारी नौकरी प्राप्त करने से ज़्यादा कठिन है। तो आगे भी अपने विचार मैं रखता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई देश में या किसी भी राज्य में कोई भी आपराधिक घटना घटित होती है, तो इसका सीधा खामियाजा आम लाइसेंस धारकों पर पड़ता है और उनको भुगतना पड़ता है। अभी हाल ही में कुछ घटनाएं आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की घटना हुई, और इससे पहले जो भी कोई आपराधिक घटना किसी भी प्रदेश या किसी भी ज़िले में कोई होती है, घटित होती है, और वो मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचारित हो जाती है, तब सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेती है, जिसका नतीजा आम लाइसेंस धारकों को भुगतना पड़ता है। तो ये अब से नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। अब जिसका आप उदाहरण देख लीजिए, पंजाब की सरकार ने जो है गन कल्चर को प्रतिबंधित करने के लिए एक शासनादेश जारी कर दिया है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है, क्या आपराधिक घटनाओं में लाइसेंसी शस्त्रों का उपयोग हुआ है? और अधिकांश आप घटना देखिए, ज़्यादातर घटनाएं
अवैध असलहों से होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा 9 मिलीमीटर के कैलिबर का इस्तेमाल होता है। और अपराधियों के पास AK-47, AK-56 कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो लाइसेंस पर नहीं मिलते। प्रश्न ये उठता है, वो हथियार इन अपराधियों के पास कहाँ से आ रहे हैं। और इस तरह की घटनाओं का जो एक प्रकृति होती है, वो पहले से ही अपराधियों का माइंड सेट होता है। ये लोग लाइसेंस हथियारों से, लाइसेंस धारकों को जो हथियार मिलते हैं .22, 32 बोर और 30-06, 315 या 12 बोर, ज़्यादातर अपराधी इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। कारण क्या है कि ऑर्डिनेंस के हथियार इतने रिलायबल या इतने ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अगर घटना में स्थल पर इनको लेके जाएंगे तो रिलायबिलिटी इन पर नहीं है। तो अपराधी भी इस चीज़ को समझते हैं और वो लोग ज़्यादातर विदेशी जो तस्करी होकर के आते हैं, इस तरीके के हथियारों का उपयोग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकारों को अवैध शस्त्रों पर रोकथाम करनी चाहिए, ना कि लाइसेंस धारकों को और लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाकर जो है परेशान करना चाहिए। मेरा एक ये मानना है। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अपराधी होता है, उनका पहले से ही एक माइंड सेट होता है। कानून चाहे जितना सख्त हो जाए, जितना कठोरतम हो जाए, जिस अपराधी को अपराध करना होगा वो उसको करके रहेगा। अगर उसको हत्या करनी है तो बंदूक नहीं मिलेगी तो वो चाकू से करेगा, तलवार से करेगा, किसी भी चीज़ से कर देगा। जितनी घटनाएं देश के अंदर गोली मरने से होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं में एक्सीडेंट से लोग मारे जाते हैं, बीमारियों से मारे जाते हैं और प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। हज़ारों लोग जो है रोज़ डेली रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यातायात प्रतिबंधित कर दिया जाए, ट्रक, बस, कार जो है ये बैन लगा दिया जाए? मेरा एक ये सवाल है कि कोई भी एक घटना होती है तो इसका सीधा प्रभाव लाइसेंस धारकों पे, आम लाइसेंस होल्डरों पे क्यों पड़ता है? अब एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी विगत महीनों से एक शासनादेश जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कोई भी लाइसेंस धारक अगर अपने लाइसेंस पर कारतूस खरीदना चाहता है तो उसको कारतूस खरीदने की परमिशन वहाँ के CO, क्षेत्राधिकारी और SDM अथवा सिटी मजिस्ट्रेट से लेनी होगी। मतलब जो पहले से ही एक लाइसेंस धारक है, जिसको जिलाधिकारी से हथियार रखने की परमिशन मिली हुई है, जब उसके पास कारतूस ख़त्म हो जाएंगे तो वो दुकान पर ख़रीदने जाएगा। उसके पास एक लाइसेंस होता है जिससे पहले से ही आज्ञा होती है कारतूस खरीदने की, तो वो अब अलग से परमिशन क्यों लेने जाए? तो यह प्रक्रिया एक अत्यधिक भ्रष्टाचारपूर्ण हो गई है। अगर किसी को कारतूस लेने हैं तो वो पहले DM और COCT के चक्कर लगाए, वो SDM के या सिटी मजिस्ट्रेट के। तो इसके कारण भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ता है। अभी मैं कुछ वर्ष पहली बात की जाए तो आज से 15 से 20 साल पहले शस्त्र लाइसेंस बनवाना एक बहुत आसान काम था। एक नॉर्मल प्रक्रिया थी जो 1 से 1.5 महीने में बड़े आराम से मिल जाया करता था। खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। जैसे जैसे आपराधिक घटनाएं बढ़ी, सरकारों ने लाइसेंस पर प्रतिबंध के उद्देश्य से तरह तरह के उल्टे सीधे कागजी कार्रवाई उन्होंने लगानी शुरू करी और एक लाइसेंस पर इतनी कागजी कार्रवाई कर दी कि एक लाइसेंस का इच्छुक व्यक्ति उन कागज़ों को इकट्ठा करते करते परेशान हो जाएगा। वो चाहकर भी वो उन कागज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर कर भी ले तो उसमें प्रक्रिया इतनी कठिन है, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाएगा। इसका नतीजा ये होगा, जिसको लाइसेंस चाहिए वो एक मोटी रकम खर्च करेगा और सरकारी दफ्तरों में ऐसे ऐसे दलाल बैठे हैं जो पैसा लेकर के काम कराते हैं और कुछ लोग करा भी देते हैं और कुछ लोगों का पैसा मारा जाता है भ्रष्टाचार में। तो दोस्तों, जैसे जैसे वे सरकार जो है हथियारों पर प्रतिबंध लगा तो देगी, लेकिन जिसको हथियार चाहिए होगा वो कैसे भी करके लेगा। या तो वो अवैध रूप से रखेगा या फिर वो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के द्वारा अपना लाइसेंस बनवाएगा और तब रखेगा। दोनों ही प्रक्रियाओं में आम आदमी के पैसों का नुकसान है। अगर सरकार लाइसेंस एक ऐसे व्यक्तियों को दे, एक आम प्रक्रिया होनी चाहिए जैसे पासपोर्ट की होती है, और एक अलग से लाइसेंस की एक प्रक्रिया हो जिसमें एक व्यक्तियों की ट्रेनिंग हो और बाकायदा जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाए और कम से कम उसमें कागजी कार्रवाई हो। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए। उसमें फालतू की प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सही व्यक्तियों को लाइसेंस देने का तरीका यही है कि आप जो है पासपोर्ट जैसी व्यवस्था अपनाएं और
जल्दी से जल्दी तत्काल जो है आप लाइसेंस जारी करें इच्छुक व्यक्तियों के। वर्तमान में मेरा ये मानना है कि लाइसेंस बनवाना इतना कठिन है, एक सरकारी नौकरी पाना ज़्यादा आसान है शस्त्र लाइसेंस बनवाने की उपेक्षा। दोस्तों, इसी कारण इस हद तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ज़िले का नाम मैं नहीं बताऊँगा। उसकी लाइसेंस की प्रक्रिया 1.5 वर्ष पूरी हो गई थी। वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। फिर उसकी सेटिंग किसी दलाल से हुई, उसने 4 लाख रुपए उससे लिए और तत्काल जो है 3-4 दिन में ही उसका लाइसेंस जारी करवा दिया गया। तो दोस्तों, सरकारें जिस चीज़ पर जितना अधिक प्रतिबंध लगाएंगी भ्रष्टाचार उतना ज़्यादा बढ़ेगा और गलत व्यक्तियों को, भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को ही लाइसेंस मिलेंगे। एक आम लाइसेंस का इच्छुक व्यक्ति जो अपराधी नहीं है, कोई भी अपराध करने का उसके दिमाग में भविष्य में भी कोई बात नहीं है, तो इस तरह के जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं वो लाइसेंस से वंचित रह जाते हैं और जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना पैसे ले दे करके लाइसेंस हासिल कर लेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सरकारों को चाहिए कि लाइसेंस प्रक्रिया आसान करे और अवैध हथियारों पर अधिक से अधिक नियंत्रण करे। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो आपराधिक घटनाओं में संलिप्त हैं और उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हो। एक आम लाइसेंस धारकों को और एक आम आदमी को इन घटनाओं का खामियाजा ना भुगतना पड़े, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात दोस्तों, पंजाब की सरकार ने ऐसे गाने जो गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है अब। तो दोस्तों, गाने कुछ वास्तव में पंजाब में और कुछ हरियाणा के ऐसे गाने हैं जो अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं, गैंगस्टरों का महिमा मंडन करते हैं। इस तरह के गानों पर वास्तव में कार्रवाई होना उचित है और एक सराहनीय कदम है जो युवाओं को अपराध की तरफ धकेल रहे हैं। आपके पंजाब के और हरियाणा के कई ऐसे गाने हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा, वो सीधे तौर पर अपराधियों का और आपराधिक घटनाओं का, गोली बंदूक तमंचे का जो है महिमा मंडन करते हैं। तो इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जो एक युवाओं को अपराध की तरफ प्रेरित करे। तो इस तरह का कदम हम सराहनीय कह सकते हैं, लेकिन साथ ही आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, आगे हमें अपनी सलाह दें किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए और आगे भी इस तरह की वीडियो बनती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।